प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले कालांश से भूषण को पढ़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने शिवाजी के गुणों की प्रशंसा की है, उनकी वीरता की प्रशंसा की है। यहाँ पर भी उनके चरित्र को उद्घाटित करने की दृष्टि से यह पद है। दृश्य उस समय का है जब औरंगजेब पूर्व और पश्चिम और उत्तर में अपने साम्राज्य फैलाने के बाद शिवाजी के राज्य को जीतने के लिए दक्षिण में जब अपनी सेना को भेजने का हुक्म देता है। इसे सुनकर सैनिक अपनी जान की सुरक्षा की चिंता करने लग जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शिवाजी से युद्ध करना बहुत मुश्किल है, उन्हें जीतना मुश्किल है। तो कवि उन सैनिकों की मनोदशा का वर्णन कर रहा है कि वो बादशाह से क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि पूरब के उत्तर के प्रबल पछाओं के सब पात साहन के घड़ कोटे हरते भूषण कहे यो अवरंग सो वजीर जीति लिबे को पूरत गाल सागर उतरते सरजा शिवा पर पठावत मुहिम काज हजरत हम मरिबे को नहीं नहे डरते चाकर है उजर की ओ न जाए नेक पे तो कछु दिन उबर तो घन काज करते। औरंगजेब जब दक्षिण में अपना साम्राज्य फैलाने के लिए सैनिकों को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने का आदेश देते हैं, तो सैनिक जैसे ही आदेश सुनते हैं तो क्या कहते हैं, औरंगजेब से विनती करते हुए कि हे हजरत, हम आपकी आज्ञा मानने को तैयार हैं, अपने प्राणों को गंवाने से नहीं डरते हैं, और आप कहें तो हम पूर्व, उत्तर और बलशाली प्रबल पश्चिम दिशा तक के सभी बादशाहों के गढ़ कोट और राज्य को जीत लेते। पूरब के हों, उत्तर के हों, प्रबल कितने भी बलशाली क्यों ना हो, तो पछा यानी पश्चिम के भी होते, सब पातशाह यानी जितने भी बादशाह हैं, जितने भी राजा महाराजा रहे हैं, उनके गढ़ हैं, किले हैं, कोट है, सबको हम हरण करके आपके कदमों में डाल देते हैं। भूषण कहें यो अवरंग सो वजीर जीती। भूषण औरंगजेब को कहते हैं, उनके जो वजीर हैं वो कहते हैं कि यदि आप हमें आदेश देते तो जीती लीबे को पुर्तगाल सागर, आप यदि हमें पुर्तगाल तक जीतने का भी आदेश देते तो हम सागर उतर जाते और पुर्तगाल को भी जीत करके आपके कदमों में डाल देते। यानी कठोर उत्तर हो, पश्चिम दिशा में समुद्र भी पार करना पड़ता तो पुर्तगाल तक हम चले जाते और आपके जीतने को जितना भी कहते हम जीत के लिए आ जाते। दक्षिण दिशा में जब आपने आदेश दिया, सरजा शिवा पर पठावत मुहिम काज हजरत हम मरने को नहीं है न डरते चाकर है उजर की, लेकिन आपने अब हमें आदेश दिया है कि दक्षिण दिशा की ओर जाना है और दक्षिण दिशा में भी शिवाजी के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाना है, तो यह हमें तय है कि हमें वहाँ जाने पर मृत्यु निश्चित है और शिवाजी का जीतना हमारे लिए अनिश्चित है। तो हे हजरत, हम यहाँ कहना चाहते हैं कि हम मरने से नहीं डरते हैं। हजरत हम मरीबे को नहीं न डरते, सरजा शिवा पर पठावत मुहिम काज हजरत हम मरीबे को नहीं डरते। यानी आपने हमको कहा है कि उन पर सेना का आदेश दे दिया है कि दक्षिण विजय के लिए प्रस्थान किया जाए। तो हमारा एक निवेदन आपसे ज़रूर है कि हम मरने से तो नहीं डरते हैं, लेकिन फिर भी यह तय है कि हम जब वहाँ जाएंगे तो हमें मरना ही है, इसलिए क्योंकि हम आपके अनन्य सेवक हैं और विद्रोह आपसे करना नहीं चाहते। और हम लेकिन हमारा निवेदन इतना है कि चाकर है उजर क्यों न जाए नेक पे, हम आपके नौकर चाकर हैं, विद्रोह तो कर नहीं सकते, लेकिन कछु दिन उबरते तो घन काज। यदि आप हमें वहाँ भेजने का आदेश नहीं देते तो कुछ दिन और जी लेते, और जीते तो संसार में कुछ और काम करते, घन काज करते। तो ऐसी दिशा में आपने जब दक्षिण में भेज दिया तो एक तरह से हमारे मृत्यु का परवाना लिख दिया है, वहाँ जाने पर हमें मृत्यु निश्चित है। यह मुहिम आपके लिए तो ठीक है, लेकिन हम जीत तो पाएंगे नहीं, लेकिन मृत्यु को जरूर वर्णन करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस पद के बहाने सैनिकों ने जिस तरह से विनती की, उससे लगता है कि शिवाजी का खौफ उनके मस्तिष्क में कैसा था। औरंगजेब की साम्राज्य लिप्सा और कठोरता भी यहाँ पर प्रकट हो जाती है। वहीं शिवाजी का जो युद्ध कौशल है, उसकी वीरता भी सैनिकों के डर में साफ दिख रही है, और साफ कह रहे हैं वो कि शिवाजी को चुनौती देना साक्षात मौत को बुलाना है। यहाँ पर सत्य प्रकट हो रहा है। वीर रस के साथ सैनिकों में जो डर है यानी भयानक, और वो मधुर हास्य भी यहाँ पर दिख रहा है। अतिशयोक्ति अलंकार है ही, मनहरण कवित छंद का प्रयोग सुंदर ढंग से हुआ है, और ब्रज भाषा में उर्दू फारसी के शब्दों जैसे पातशाहन है, कोट है, सागर है, मुहिम है, हजरत है, उजर का है, यानी बड़े सार्थक ढंग से उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया था। इससे मुगल काल की जो दृश्य विधान भी सामने आता है कि जहाँ पर फारसी शब्दावली आम बोलचाल में भी आ गई थी।
अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनात्मक शैली में भी शिवाजी की प्रशंसा और सैनिकों का जो डर है वो स्वाभाविक रूप में वर्णन हुआ। ऐसा लगता है कि वैसा रहा होगा। तो यहाँ इस पद में आपने देखा कि किस तरह से, इस पद को आप समझने की कोशिश करें कि किस तरह से वो सैनिक अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। आगे इसी तरह का एक पद आ रहा है कि शिवाजी युद्धवीर भी थे, दानवीर भी थे, दयावीर भी थे, धर्मवीर भी थे, अनेक गुण थे उनमें। और दानवीरता के बाद युद्धवीरता का जो ओजस्वी वाणी में कवि वर्णन करता है तो वो कहता है कि शिवाजी तो मुगल वंश के लिए युद्ध में एक तरह से क्रूर काल सिद्ध होते हैं। वो कैसे हैं कि कसत में बार बार बेसोई बुलंद होत, वैसोई सरस रूप समर भरत है। भूषण बनत महाराज शिवराज मणि, सगन सदाई जस फूल निधरत है। बर कृपान गोल तीर कहते मान, जो रवरि गोला मान तिन्हु को निदिरत है। तेरु कर बाल बप जगत कुडाल, अब सोई हाल मल चन्न काल को करत है। यानी शिवाजी की जो युद्ध वीरता है, उनके साहस का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि शिवाजी जब युद्ध में जाते हैं तो उनके वस्त्र हैं, अलंकार हैं, वो सजे हुए मिलते हैं, कसे हुए मिलते हैं और बुलंद हौसलों के साथ हिम्मत वाले लगते हैं। कसत में बार बार वैसोई बुलंद होत, वैसोई सरस, यानी अपने जो शरीर में जो कसते हैं धनुष को, बाणों को और वस्त्रों को, कवच को, तो वैसे ही बुलंद हो, तो उनका दिखता है कि वैसा ही उनकी बुलंदी छा रही है और वैसा ही उनका रूप निखर जाता है। जब युद्ध में खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात आलोक का एक तेज सामने खड़ा है, हिम्मत वाला उनका जो दृष्टि दिखती है। यानी सामरिक जो वस्त्र पहनते हैं, आभरण जो वस्त्र अलंकार धारण करते हैं, तो युद्ध भूमि में अपना नाम के अनुरूप हुंकार भरते हैं। भूषण भनत महाराज शिवराज मणि, सगन सदाई जस फूल निघरत है। महाराज शिवाजी राजा महाराजाओं में शिरोमणि हैं और हमेशा जनता की भलाई शत्रु से भयंकर युद्ध करते हैं और वैसे युद्ध भूमि में भी जनता के हितार्थ शत्रु से भयंकर युद्ध करते हैं। सगन सदाई जस फूल निधरत है और इसी कारण से उनकी यश वीरता, शुद्ध वीरता चारों तरफ फैली हुई होती है। सुगंध की भांति जैसे फूलों की होती है वैसी फैलती है। जो शिवाजी की तलवार है वो कैसी है कि बर अच्छी कृपान गोली तीर केते मान, जोरा वर गोला वान दीनहु को निदरत है। जो तलवार है वो शत्रु विरोधी है और युद्ध भूमि में शिवाजी की जो तलवार शत्रुओं का भीषण संहार करती है और शत्रुओं द्वारा चलाए जाने वाले बर्छी हों, कृपाण हों, गोली हों, तीर हों, केते मान जोरा, गोला बारूद हो, ये सब उनको क्या कर देती है, निरादृत कर देती है, यानी उसे अपमानित करके रवाना कर देती है। यानी शिवाजी की तलवार के वार के सामने शत्रु के सारे अस्त्र शस्त्र हों, चाहे बर्छी हो, कृपाण हो, गोली हो, तीर हो, गोला बारूद हो, कहीं टिक नहीं पाते और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता है। तो कवि कहता है कि तेरो करवाल भयो जगत को ढाल, अब यानी जो तेरी करवाल है, तलवार है, केवल युद्ध नहीं कर रही है बल्कि जगत का ढाल बन गया है, जनता की हितार्थ बन गया है, रक्षक बन गई है वह तलवार। और हे शिवाजी, आपकी तलवार ही अब इस जगत को ढाल बनकर खड़ी है, क्योंकि मलेच्छों ने सोई हाल मलेच्छों के काल को, लेकिन मलेच्छों ने क्या कर दिया है, अमानवीय अत्याचार किए हैं। तो पीड़ित जनता की रक्षा करने के लिए, उनको मौत के घाट उतारने के लिए आपकी तलवार की ढाल ही काम कर सकती है। तो ये तलवार की महिमा यहाँ पर बताई गई है कवि ने। तो शिवाजी की जो युद्ध वीरता की प्रशंसा के साथ साथ कवि ने उनको प्रजा हितैषी बताया है और युद्ध वीर बताया है, जो जनता के हित के लिए अपनी तलवार उठा रहे हैं। जगत की ढाल बताना भी एक युगीन सत्य यहाँ पर प्रकट हो रहा है। मुगलों के अत्याचारों से त्रस्त जनता का जो युगीन सत्य है वो भी सामने चित्रात्मक रूप में आया है। वीर रस का जो भेद है युद्ध वीर, वो उसकी सफल योजना ओज गुण के साथ हुई है। यहाँ पर उस समय जो मध्यकालीन युद्ध में प्रयुक्त जो सामग्री होती थी, जैसे बर्छी हुई, कृपाण हुई, तीर, कमान, गोली, गोला बारूद, इसकी भी जानकारी आपको ऐतिहासिक रूप में मिलती है। साहित्यिक ब्रज भाषा के साथ ओज गुण गोड़ी रीति में यहाँ पर प्रकट हो रहा है। और मनहरण कवित छंद में शिवाजी की युद्ध वीरता का वर्णन बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में हुआ है। तो इन दोनों पदों में आप शिवाजी के चरित्र को आप देख सकते हैं। शिवाजी के चरित्र की जो मूल विशेषताएं यहाँ इन दोनों पदों में प्रकट हो रही है और उन्हीं के अनुरूप उनके गुणों को आप एक तरह से
चरित्रगत रूप में लिख करके एक प्रश्न निर्मित कर सकते हैं कि शिवाजी के चरित्र का रेखांकन इन दोनों पदों में किस रूप से हुआ है, तो आपको उनके चरित्र के साथ साथ कवि की जो वर्णन शैली है वह भी सामने दिखाई देगी और उसकी व्याख्या करने में भी आपको सुविधा मिलेगी। आप आज इन दोनों पदों की व्याख्या करें और समझने की कोशिश करें कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है, किस तरह से उसकी शैली है और किस तरह की इसकी भाषाई और पदों की योजना है। आज बस इतना ही, शेष हम कल अगले कालांश में पढ़ेंगे।